अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कोल्ड वार के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली 1947 से लेकर 1991 का ये जो दौर है, इसमें एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ यूएसए। इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और ये कॉन्फ्लिक्ट तब तक चलता रहा जब तक 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ और इस पूरे दौर को 1947 से लेकर 1991 तक ये जो दौर है, इसे हम नाम देते हैं कोल्ड वार का। ठीक है, ये कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होती है, वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद जो दुनिया थी और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ को ये लगा कि अब हमें दुनिया के अंदर पीस देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 थी भयानक जंग, जिसमें ट्रिलियंस की इकोनॉमी का लॉस हुआ, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 40 मिलियन के करीब लोग मारे गए, इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा अब हो सकता है कि हमें दुनिया के अंदर पीस दिखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद 2 कंट्रीज़ ऐसे थे जो बहुत पावरफुल कंट्रीज़ होकर इमर्ज होते हैं। एक तरफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे आज आप रशिया के नाम से या रूस के नाम से जानते हैं। ये जब दोनों कंट्रीज़ पावरफुल होकर इमर्ज होते हैं तो दोनों कंट्रीज़ ये चाह रहे होते हैं कि दुनिया के अंदर अब इनका इन्फ्लुएंस बढ़े। दोनों कंट्रीज़ अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहे थे। दोनों ये चाह रहे थे कि दुनिया के अंदर इनका जो सिक्का है, इनका जो ऑर्डर है वो मेंटेन हो। तो इसी हवाले से इन्होंने फिर क्या किया, इन दोनों के बीच एक इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और इस इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट को हम नाम देते हैं कोल्ड वार का। ठीक है, कोल्ड वार का नाम हम इसलिए देते हैं कि आपने देखा था कि वर्ल्ड वार 2 में हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर वेपन्स गिराए गए थे, और फिर 1949 में यूएसएसआर ने भी न्यूक्लियर एनर्जी एक्वायर कर ली थी और वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। तो अब यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों के पास न्यूक्लियर एनर्जी थी। तो अब ये डर था हर किसी को, ये जो पूरा दौर था कोल्ड वार का, कि कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वार लग जाए, क्योंकि अगर अब थर्ड वर्ल्ड वार शुरू होती है तो अब दोनों कंट्रीज़ के पास इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये अपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर इससे क्या होगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई कि न्यूक्लियर वेपन्स चलाए जाएं। तो इसी हवाले से फिर इसको कोल्ड वार का ही नाम दिया गया। ठीक है, और जो ये कोल्ड वार थी, इसका जो रीज़न था दरअसल ये थी दोनों इन कंट्रीज़ की आइडियालॉजीज़। दोनों जो यूएसए एंड यूएसएसआर, इनकी जो आइडियालॉजीज़ थी वो दोनों से मुख्तलिफ थी। जो यूएसए था वो एक लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रमोट कर रहा था, एक लिबरल डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ यूएसएसआर वो एक कम्युनिस्ट स्टेट था, वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहा था। तो दोनों की जो आइडियालॉजीज़ थी वो मैच नहीं हो रही थी। तो इन हवाले से दोनों कंट्रीज़ अपनी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहे थे। यूएसए ये चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ कैपिटलिज्म को फॉलो करें, जबकि यूएसएसआर वो ये चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ किसको फॉलो करें, कम्युनिज्म को फॉलो करें। तो इनके बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये शुरू हुआ और ये कॉन्फ्लिक्ट 1991 तक चलता है। और इस दौर में बहुत सारे इवेंट होते हैं जिसमें ये डर था, ये खौफ था कहीं कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना लग जाए। तो उसमें ख़ास तौर पर जो कोरियन वार हुई आपकी, उसके अलावा वियतनाम वार हुई, अफगानिस्तान वार हुई, और उसके अलावा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, U2 इंसिडेंट हुआ। तो ये जो मेजर इंसिडेंट्स हुए थे, सबको ये खौफ था, डर था कि कहीं ये जो कोल्ड वार है हॉट वार में कन्वर्ट हो जाए और कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाए। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये कोल्ड वार हमेशा कोल्ड वार ही रही और ये हमेशा जो कॉन्फ्लिक्ट था 1991 तक चलता रहा, जब तक 1991 में यूएसएसआर इकोनॉमिकली फेल हुआ और उसका जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 26 दिसंबर 1991 में। और तब के ये जो कोल्ड वार का एरा था ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बाद भी यहाँ पे हमें बाद में पीस देखने को मिला। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कोल्ड वार के बारे में। तो हम दूसरे जो ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो गए वो दूसरी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।